Section number D, question number 37, valuation of goodwill. Okay, so यहाँ पे हमें from the above information determine the value of goodwill of the firm on the basis of 4 years of purchase of super profit. So यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है. अगेन सुपर प्रॉफिट मेथड के जो भी 5 स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. So step 1 is capital employed. Formula is total asset minus total liability. क्वेश्चन में हमें असेट दिए 10 लाख रुपीस एंड लाइबिलिटीज दिए 2 लाख रुपीस. सो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख रुपीस. सेकेंड स्टेप इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ERR. वो है 10%. थर्ड स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट. अरे सॉरी, थर्ड स्टेप इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. Is equal to capital employed multiplied by expected rate of return is equal to 80,000 multiplied by 10%. 8 lakh multiplied by 10%, which is 80,000. Next is average profit 4. Average profit. Okay. So हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट. ओके, सो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है ईयर 20 से लेकर 2025 तक. अब यहाँ पे हम देखें ना तो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. अब अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें कौन से मेथड से फाइंड करना होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, राइट? सो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आएगा ईयर, then profit, then weight, and then weighted profit. Year, profit, weight, and weighted profit. Okay, year is 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, and total. Okay, profit is 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, and last is 1,40,000. ओके, अब अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो सबसे प्रीवियस ईयर होता है उसमें सबसे लोएस्ट होता है, फिर वो बढ़ता जाता है. टोटल वेट आएगा 15. नेक्स्ट इज वेटेड प्रॉफिट. वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट. 90,000 into 1 90,000, 110 into 2 220, 120 into 3 360, 130 into 4 520, and last 14 5s are 7 lakh. So इसका टोटल आएगा 90,000 plus 220 plus 360 plus 520 plus 7 lakh.
टोटल आया है 18,90,000. Okay, now weighted average profit is equal to total weighted profit divided by total weight is equal to 1890 divided by 15 is equal to 1,26,000. ये हमारा weighted average profit है. Next is super profit is the fourth step. Super profit is equal to average profit minus expected profit. So average profit is 1,26,000 minus 80,000 is equal to 46,000. And last is goodwill. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years purchase is equal to super profit है हमारा 46,000 multiply by number of years purchase is 4 is equal to 14 4 the 160 1 lakh 84,000 is the answer. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38. From the following information, determine the value of goodwill on the basis of 5 years of purchase of last 4 years of average profit. अब यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें फाइंड करना है क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर एंड प्रॉफिट, राइट. ओके, ईयर हमें दिए हैं 2021 22, 2022 23, 2023 24, 2024 25 and total. Okay, so the profit is 60,000, 90,000, sorry 80,000, 80,000. देन लॉस हुआ है इसलिए ब्रैकेट में अमाउंट है 20,000 एंड 30,000. टोटल होगा 60 प्लस 80 140 माइनस 20 120 एंड 150, राइट. ओके, सो एवरेज प्रॉफिट is equal to total profit divided by number of years is equal to 1,50,000 divided by 4 is equal to 75 37 500. Next is goodwill is equal to average profit multiplied by number of years purchase is equal to 37,500 multiplied by number of years purchase हमें दिए हुए हैं 5 years of purchase. तो हमारा अमाउंट आएगा 1,87,500 is the answer. So next हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें हम बात करेंगे
कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। अब इसका हम फॉर्मेट बनाएंगे जिसपे हम सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। अगर हमें नंबरिंग करना है तो पर्टिकुलर्स को हम नंबर देंगे 1, नोट नंबर को देंगे हम 2, प्रीवियस ईयर को देंगे हम 3 नंबर, करंट ईयर को देंगे हम 4 नंबर, वेरेस इंक्रीज एंड डिक्रीज को नंबर देंगे 5, जिसका आंसर आएगा 4 माइनस 3। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग परसेंटेज को हम नंबर देंगे 6, जिसका आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। जो भी हमारा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे बेस ईयर से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज मिलेगा। और एक बात कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो हम माइनस में नहीं लिखेंगे, माइनस साइन के साथ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में माइनस साइन यूज नहीं होती है, राइट। और उसमें परसेंटेज में भी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे अगर माइनस में आते हैं तो। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स हमें प्रीवियस ईयर का दिया है 19,50,000 एंड करंट ईयर का दिया है 25,35,000। इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइंड करने के लिए हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का जो भी अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5,85,000। अब 5,85,000 डिवाइडेड बाय 19,50,000 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 30%। हम सेम टू सेम ऐसे हर एक पर्टिकुलर जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है वो हर इंफॉर्मेशन में हम ये सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, और वो जो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें हम सबसे पहले इनकम लिखते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करते हैं, हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जो भी टैक्स रेट दिया हो, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें टैक्स रेट दिया है 30%, तो ये 30% टैक्स को हम क्या करेंगे? माइनस, और उसके बाद जो भी बचेगा वो होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन होगा सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें रेशियो एनालिसिस का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हरी लिमिटेड कैलकुलेट लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो। यहाँ पे हमें टोटल 2 रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करना है करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सेकंड इज लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट और लिक्विड असेट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले करंट असेट वो असेट है जो 1 साल या उससे कम टाइम के लिए है, वेरेज लिक्विड असेट में वो सारी करंट असेट आती है एक्सेप्ट 2 चीजें। पहली हम बात करेंगे स्टॉक की और दूसरी हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ये 2 पर्टिकुलर ऐसी करंट असेट है जिसको हम कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते, इमीडिएट बेसिस पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगा करंट असेट करंट लायबिलिटी, राइट। सबसे पहला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अमाउंट इज 1,80,000। Second is debtors, amount is 1,20,000. Third is bills receivable, amount is 60,000. Next is stock की वैल्यू है 1,40,000. एंड लास्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स आएंगे करंट लायबिलिटी में। सो क्रेडिटर्स वैल्यू इज 2 लाख। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, उसकी वैल्यू है 1 लाख। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू है 80,000। नेक्स्ट इज टैक्सेशन प्रोविजन वैल्यू इज 80,000। सो ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे करंट रेशियो. सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. टोटल कर लेते हैं. 180 प्लस 120 3 लाख, 2 लाख, 6 लाख. टोटल अमाउंट इज 6 lakh अपॉन 30 प्लस 16 46 4,60,000. सो हमारी करंट असेट आई है 6 लाख और करंट लायबिलिटी आई है 460. सो आंसर विल बी 1.30:1. राइट. उसके बाद दूसरी चीज हम ढूंढते हैं लिक्विड एसेट. अब लिक्विड एसेट में हमें क्या माइनस करना होगा? करंट एसेट में से दो चीजें, एक होता है स्टॉक, दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस. अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ स्टॉक अवेलेबल है तो हम एक स्टॉक माइनस कर लेंगे. सो 6 लाख में से 140 जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 4,60,000. हेडिंग लिख लेते हैं एक बार. लिक्विड एसेट, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड asset upon current asset 460 upon 460 is equal to 1:1 is the answer. Next. So next question हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में से. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भारत कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिगार्डिंग. अगर आपको सिंपली कैश फ्लो में 4 में से 4 मार्क लाने तो उसके लिए क्या करना है? अब कैश फ्लो में टोटल 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे. बहुत ही सिंपल ट्रिक है मेरे पास जिसमें आपको क्या करना है, जो हमारी फर्म के लिए अच्छी चीज है उसको लेस करना है और जो हमारी फर्म के लिए बुरी चीज है उसको हम क्या करेंगे, ऐड. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन से हमारी जो असेट होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. वेरेस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, अगर हम कोई फिक्स असेट को सेल करते हैं और हमें लॉस होता है तो वो हमारे लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है. तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. राइट. सो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिया गया है. मतलब क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें सिर्फ करंट असेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज दिया गया है तो उसके रिलेटेड हम सम सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ओके, प्रॉफिट कितना दिया है, 4,95,000. 4,95,000. राइट. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक चीज देखते जाते हैं. कुछ चीजें ऐड होगी. ऐड कौन सी चीज होगी, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और लेस चीजें कौन सी होगी, जो हमारे लिए अच्छी है. राइट. सबसे पहला हमें दिया है इंक्रीज इन डेटर्स. अगर डेटर इंक्रीज होते हैं तो डेटर्स हमारी असेट है, असेट बढ़ेगी तो हमारे लिए अच्छा है बुरा? अच्छी चीज. तो वो अच्छी चीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, लेस. बहुत ही सिंपल लॉजिक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. इंक्रीज इन डेटर्स, amount is 75,000. नेक्स्ट इज डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल. बुरी चीजें ऐड करेंगे. डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट इज 40,000. ओके, नेक्स्ट इज डिक्रीज इन स्टॉक. अगेन बुरी चीज है. डिक्रीज in stock, amount is 30,000. next is
इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट है, बढ़ेगी तो लेस करेंगे. इंक्रीज इन प्रीपेड expense amount is 25,000. next is outstanding expense increase. outstanding expense हमारी liability है, liability increase होती है तो बुरी बात है, प्लस करेंगे. increase in outstanding expense amount is 15,000. एंड लास्ट इज डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी कम होती है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है तो हम क्या करेंगे, लेस. डिक्रीज इन क्रेडिटर्स अमाउंट इज 20,000. राइट. ओके, सो अब हम टोटल 40 प्लस 30 प्लस 15 85,000 यहाँ पे आएंगे और लेस करेंगे हम 75 प्लस 25 1,20,000 माइनस 35 होगा, इसमें से 35 माइनस करेंगे तो अमाउंट विल बी 4,60,000. हम लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम, अरे सॉरी, कैश फ्रॉम operating activities is the answer, right?